मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स, केस कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा, बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स, केस कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा, बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें एज मैथमेटिक्स। विद्या विहार कोचिंग सेंटर, पटेल चौक, नाका नंबर 2, दरभंगा। हमारे यहाँ 1 से 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई एवं पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। विद्या विहार कोचिंग सेंटर। कुख्यात अपराधी पवन शाह को मधुबनी पुलिस और STF की संयुक्त टीम ने मधुबनी के लोखी थाना इलाके के छजना गांव से गिरफ्तार किया है। पवन शाह के अलावा 3 अन्य अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। वहीं गिरफ्तार अपराधी में पवन की मां भी शामिल है। मधुबनी SP दीपक वर्णबाल के मुताबिक पवन शाह को रंगदारी वसूली में उसकी मां भी सहयोग करती थी। गिरफ्तार अपराधी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुई है। जल्दी भेज दो, कुछ ऐसा नहीं है, बट कहीं से आप सूचना एडिट करें, ठीक है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ले में रविवार शाम 7 बजे 2 गुटों में मारपीट के दौरान गोलियां चली। इसमें एक छात्र जख्मी हो गया, उसे DMCH में भर्ती कराया गया है। छात्र के पेट और हाथ में गोली लगी है। उसकी शिनाख्त भीगो मोहल्ला निवासी हाशिम अंसारी के पुत्र साकिब अंसारी के रूप में की गई है। तो चले जाओ, वो आया नहीं आया, बोला ठीक है तुम बताते, तू मेरे रेट बोलता, तुम बोलता ऐसे मारते तो बताते। गया घर से सर 5-6-10 बंदा आया, बंदूक लेके था मेरे पर बंदूक चलाने लगा। आज से 3 साल पहले मेरे पर हमला हुआ था सर, बहुत भयानक हमला हुआ था मेरे पहले, और वो केस दफा भी कर दिया। सब थाना परिवारी से मैनेज कर लेता है, वो SP साहब को छोड़ के सबको मैनेज कर लेता है। मेरे पर वो हमला करा था, डायरेक्ट मेरे मारने आया था। लेकिन बच्चा बेकसूर बच्चा था, वो सटा हुआ था दीवार में, उसको भी गोली मारा पेट में, एक हाथ पे। गोली चलाने वाले की पहचान सर? हाँ, वो वसीम खान का बेटा सब है सर। क्या नाम था? रहमान खान है, निशान खान है, रिहान खान है, कमरान खान है, और 4-5 बच्चा है, फुकरान नाम है, ये से नाम। अभी जो बच्चा को गोली लगी है उसका क्या नाम है? वो साकिब, मोहम्मद साकिब है अंसारी। वो मोहल्ले का बच्चा है, मेरे घर का। कौन से मोहल्ला का? जी, चकरामत भीगो। कौन सी क्लास का ये बच्चा है? नहीं सर, उससे कोई दुश्मनी। ये बच्चा किस क्लास का है? ये बच्चा आपको 10 का कि 9 का 3 क्लास का है सर, 9 का। आपका नाम? सर मेरा नाम जफर खान है, ऐसे फूल खान नाम है सर। आपने जो अभी बताया कि 3 साल पूर्व ये घटना घटी थी उसी जगह पे? जी सर, हमारी जगह पे हुआ था सर। क्या मामला सर? वो कौन सा था? एक लड़का आया और मार हो रहा था, भाई भीड़ में गए ना देखने के लिए। तो वहाँ पे गोली चल रहा था तो हम भागे, उसी में लग गया। उसी में। तुम्हारे किसी दुश्मनी नहीं था? नहीं। तो भीड़ में गए थे लेकिन तब लगा? हाँ, भीड़ में पहले से भीड़ था तो कुछ नहीं हो रहा था, फिर उधर से आया कुछ आदमी सब। बहादुरपुर प्रखंड के मेकना गांव में बवनी टोला में हाई वोल्टेज तार विभाग की लापरवाही से गिरी कई लोगों की जान बचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी तार टूटकर कई बार गिर चुका है, लेकिन कोई भी इसकी सुधी लेने वाला नहीं है। वहाँ तार सब में धो लेके ये 3-4 बार गिर गया है। एक बार बारिश के समय में गिर गया था,
बट जो होता है खेत का बट तट फट गया था सब कुछ। अभी भी जो है सो एक जानवर बच गया, एक बच्चा बच गया है, एक कुत्ता भी उसमें सटने के लिए जा रहा था। अभी भी देखिए वहाँ पे एक कौवा जला हुआ है। पहले भी तार टूटा है? हाँ, 2-3 बार गिरा है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर कोई बिजली वाला या कोई देखने नहीं आता है? ये लोकल वाले सब आता है, वो रिपेयरिंग करके चला। बोनसाई विशेषज्ञ अनिल कुमार भल्ला ने कहा कि बॉन का मतलब छोटा, साई का मतलब पौधा और दोनों मिलाकर बोनसाई होता है। इस कला में यह सिखाता है कि प्राकृतिक प्रदत्त पौधे जिसका आकार बड़ा होता है उसी पौधे को छोटा आकार देकर गमला में सुसज्जित करने की कला की बोनसाई कहते हैं। विश्व में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ऐसे परिस्थिति में बोनसाई विधि से अपने घर में पौधे लगाकर ऑक्सीजन सृजित कर सकते हैं। इस विधि को तैयार किए गए पौधे की आयु भी बहुत बड़ी होती है। वर्कशॉप हो रहा है, समझे ना, इसमें जितने भी गार्डनिंग करने वाले हैं जो उसके इंटरेस्टेड रखते हैं सबके लिए यहाँ वर्कशॉप हो रहा है। जो दिल्ली से डॉक्टर अनिल कुमार भल्ला जी आए हुए हैं, वही वर्कशॉप ले रहे हैं। क्या कुछ बताया जा रहा है? कैसे क्या कौन से प्लांट बनाना है, अच्छा गार्डनिंग कैसे करते हैं, किस किस पौधे के बारे में जो वर्कशॉप हो रही है, जो यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो उस वर्कशॉप में यही चीज़ बताई जा रही है कि पौधे को आपने छोटे में लाके कैसे सुरक्षित करना है। क्योंकि छोटे पौधे में जब हम लाएंगे तो इसका एक प्रोसेस है जिसमें हम इसकी रूट कटिंग करते हैं, टैप रूट, फाइबर रूट। जो टैप रूट है उसको हम काटते हैं, फाइबर रूट को रहने देते हैं। फिर उसमें इसका जो मैन्यूरिंग आता है वो मोर न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए उसको उसी हिसाब से किया है। इसका वाटरिंग मैनेजमेंट भी अलग होता है, इसका सॉइल मैनेजमेंट भी डिफरेंट होता है, इसका जो सनलाइट मैनेजमेंट भी अलग होता है। तो उस हिसाब से हम इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ करते हैं जिससे कि पौधा आगे जाता है। जिसमें कीड़े नहीं लगे, कुछ नहीं, उसके लिए दवाइयों का, इंसेक्टिसाइड का, उसमें भी ऑर्गेनिक जागरूक नहीं होंगे। और जब तक हम लोग उसके प्रति मतलब कि हम ये नहीं मतलब जुनून पैदा करेंगे सबके मन में कि जब तक हरा भरा नहीं करे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसी मकसद से हम लोग मतलब कि इस अभियान को जो है स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के बच्चों तक, बड़ों से लेकर के मतलब नौजवान पीढ़ी तक सब में मतलब हम लोग ये मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गो ग्रीन, सेव अर्थ, सेव योर प्लैनेट। और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो फ्लोरा और फौना जो लुप्त होते जा रहे हैं उसको भी बचाओ, संरक्षित करो, ताकि उन लोगों को खाली किताबें और टेलीविजन देखने को नहीं बल्कि हकीकत में उन लोग के सामने में रहे। और जितना हरा भरा होगा उतने स्वस्थ हम भी रहेंगे। क्या ज़मीन पर ही पौधे लगाना जरूरी है? नहीं, ज़मीन पर ही लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़मीन कम भी बच गई है ना। लेकिन ज़मीन तो हमारा सबसे फर्स्ट स्रोत है, वहाँ तो मतलब लगना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई फ्लैट है या कोई मतलब कि छोटी जगह है जहाँ पर आपको कम मतलब कि साधन सुविधा है, तो वहाँ पर भी आजकल जो है अनेक तरह के रास्ते को लेकर हो रहे बरसों से राजनीति विवाद में रविवार की देर शाम बेला सुंदर के रहने वाले कारी पासवान के 32 वर्षीय पुत्र रमन पासवान की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह हत्या उसी के पड़ोसी के द्वारा की गई जिससे जमीनी विवाद चल रहा था। उसके पिता का कहना था कि रविवार को दिवाली को लेकर घर में पेंट का काम स्वयं कर रहा था। देर शाम 7 बजे वह घर से निकला कि पहले से मौजूद राजकुमार पासवान के 4 बेटा रंजीत पासवान, मंजीत पासवान, अंजीत पासवान, संजीत पासवान घर पास एक गली में छिपा था। जैसे वह घर से बाहर निकला, चारों ने अंधेरे का फायदा उठाकर रमन पासवान की हत्या चाकू से गला रेतकर कर दी। उसको छिप करके मारा गया जब अकेला पड़ा था। रमन कुमार को। कौन है रमन कुमार? रमन कुमार मेरा बचवा है। आपका बचवा है? जी। कितना उम्र होगा उसका? 32 होगा। कौन मारा हुआ है, किस पर शक? राजकुमार पासवान, रंजीत, मंजीत, संजीत सब था लगल, देख नहीं जाता था, एक आदमी पीछे पीछे लग जाता। कहाँ का है ये सब रहने? ये हमरे आगे का है, बगल में, हमरे कंपाउंड में बगल में है। रास्ता ब्लॉक के लिए था। कितना उम्र होगा आपके लड़का का? हमारा 32 वर्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कारी पासवान। अच्छा, ये झगड़ा जो है कितने दिन से? ये करीब 20-30 साल से। कौन मोहल्ला है? ये सुंदरपुर बेला। पानी भी आया था तो मैं देखा था, इनको बहुत परेशानी था। मैं बेला स्कूल गेट खुलवा नहीं सकता था, क्या तो सरकारी संस्थान है। तो ये लोग ऐसे ही करके आते थे। और रास्ता के लिए बीच में 4 महीने पहले सीओ साहब जो थे राकेश कुमार गुप्ता, वो रास्ता क्लियर करवाए थे बाई फोर्स थाना अध्यक्ष के समक्ष। उसके बाद फिर कुछ महीने बाद देखे कि धीरे धीरे करते करते उसे बाउंड्री खड़ा कर लिया राताराती का। हाँ, उसके बाद अनहोनी क्या हुआ, धीरे धीरे मार झपट तो हमेशा बराबर रेगुलर होता ही रहता था।
फिर देखिए आज जो है अचानक सुबह में हमको 6 बजे जो न्यूज़ मिला कि ऐसे ऐसे आपके वार्ड में बिला स्कूल पर ऐसे घटना घटी है। वहाँ पर करीब घटना 8 बजे के करीब में हुआ, ये लोग बताए हैं। लेकिन आदमी के अभाव में अगर आदमी जुट जाता तो आदमी बच सकता था। ऐसी कोई घटना नहीं थी जो बचता, लेकिन बेचारा चिल्लाते रह गया, कोई सपोर्ट नहीं किया। टाइम 1-1.5 घंटा बीत गया। 1-1.5 घंटा के बाद किसी प्रकार उठा पठा के रोड पर ले गया, उसके बाद ले गया। ये लोग कमी क्या हुआ कि फ़ोन भी किया 10 बजे के बाद, तो फोर्स चारों तरफ खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है। जब मिला तब तक ये लोग उठा पठा करके हॉस्पिटल ले गया हुआ था। उसके बाद से प्रशासन छानबीन छापामारी अपने स्तर से जो भी प्रक्रिया है हम लोग थाने के स्तर से कर रहे हैं। क्या हुआ? घटना क्या कर? घटना का कारण है केवल जमीनी विवाद के रास्ता का विवाद है। प्रशासन द्वारा 2 महीना पहले BDO साहब के CO साहब आकर के CO साहब रास्ता क्लियर करवा दिए थे, समझे नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती रास्ता बंद कर दिया। बस केवल रास्ता का ही मैटर है। और घटना क्या घटी है? किसकी है? किसका हत्या हुआ है? क्या कौन लोग हत्या हुई है? वो तो नाम तो रमन कुमार, रमन पासवान है। रमन पासवान की हत्या हुई है। कहाँ पर वार किया गया? क्या चीज़ से वार किया गया? कुछ जानकारी नहीं, मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि चाकू से गर्दन को काटा गया चाकू से। क्या हुआ अभी के बचने की संभावना है कि नहीं? रात ही उसका कहानी खत्म। रात ही 2 लोग हत्या किए हैं, क्या उसकी जानकारी आपको मिल गई है? हाँ, जिसकी जो हत्या की है वो तो सामने वाले है, ये है घर के सामने वाले हैं। घर छोड़ के? हाँ, घर छोड़ के भागे हुए हैं। हाँ, घर छोड़ के भागे हुए हैं। क्या करेगी पुलिस? अब क्या करेगी? पुलिस तो छापामारी कर रही है। रात ही से अभी तो पुलिस थाना पहुंची नहीं, अभी तो बाहर से बाहर छापामारी चल रहा है। अभी क्या लग रहा है जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा? इंटर स्तरीय तरंग प्रतियोगिता को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूरी तरह तैयार हो गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 31 अक्टूबर को कुलाधिपति लालजी टंडन के द्वारा किया जाएगा। वहीं यह प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के 4 विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है, जिसे कलाकारों के द्वारा सजाया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी की तरफ से युवाओं की सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है, जिसमें कि बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, विश्वविद्यालय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो आते हैं अपनी अपने क्षेत्र की लोक कलाओं परंपराओं को लेकर। तो जब इसका आयोजन इससे पहले 2010 में हुआ था, फिर किन्हीं कारणोंवश ये बीच में स्थगित हो गया था। इस वर्ष से फिर से इसे शुरू किया गया। जब ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पास आया कि इस वर्ष तरंग फिर से शुरू हो रहा है और पहला आगाज आपके विश्वविद्यालय से होगा, तो हमारे जो खेल विभाग के, खेल और एवं संस्कृति विभाग के जो हेड हैं प्रोफेसर KN झा साहब, उन्होंने मुझे बुलाया। हमारे माननीय जो कुलपति महोदय हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई और हमने एक थीम सोचा कि पूरे महोत्सव का जो एक थीम होना चाहिए वो थीम डिसाइड किया जाए। तो हमने बोला कि सर, आधुनिकता की तरफ भागते समाज को फिर से अपनी लोक परंपरा के नज़दीक लाने का सबसे बेहतर तरीका है कि एक कलाग्राम बनाया जाए, जिसमें तमाम तरह के हस्तशिल्प, कला, ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें मधुबनी पेंटिंग है, ये आप बांसों का देख रहे हैं, ये हाथ से बुना हुआ है। तो हम अपने लोक परंपराओं को फिर से जीवित करने के लिए हमारे युवाओं में इसके प्रति एक नई सोच पैदा करने के लिए क्या कुछ बना रहे हैं? थीम जो है हमारा बिहार में हमारी जो ये कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे मिथिला पेंटिंग, क्योंकि हम 21 अक्टूबर को बिहार स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन होंगे। उन्हीं के आगमन को लेकर सोमवार को SSP ने दरभंगा राज मैदान एवं डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। अंदर तो आपका एक मिनिमम है, एक बेसिक मिनिमम से छोटा उसको करना ही नहीं, उनका कहना महिम राज्यपाल महोदय का जो है प्रोग्राम है यहाँ पर, तो उसके लिए ही हम पूरा जो
हेलीपैड है और कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका पुख्ता इंतजाम किया जाए। एक तरफ सिंडिकेट की बैठक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास कार्यालय पर चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आयशा कार्यकर्ताओं के द्वारा नरगौना के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे थे और विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे संदीप चौधरी ने कहा कि जब तक दूरस्थ शिक्षा का अनुबंधन पुणे की संस्था स्कूल गुरु से समाप्त नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मिथिला विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक चल रही है और आज आयशा के द्वारा सिंडिकेट की बैठक का घेराव किया जा रहा है। आपको पता है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय है उसको स्कूल गुरु जो एक निजी कंपनी है पुणे की, मुंबई की, उसके हाथों बेच दिया गया है, उसके हाथों गिरवी रख दिया गया है। इसके खिलाफ पिछले 9 तारीख को भी हम लोग डिस्टेंस को बंद किए थे और वार्ता में हम लोग को आश्वासन मिला था कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। असंवैधानिक कैसे, इसका हमको प्रमाण दीजिए। हमने उस समझौता का जो असंवैधानिक रवैया है, असंवैधानिक तथ्य है, उसको हमने प्रस्तुत किया। बावजूद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन का उसके प्रति कोई गंभीर रुख नहीं है। तब हम सिंडिकेट से सवाल करने के लिए आए हैं कि आखिर विद्यार्थी का दिया हुआ राजस्व को किसका अधिकार है कि वो बंदर बांट करे। इस बंदर बांट के खिलाफ है। ये जो स्कूल गुरु से समझौता हुआ है, इससे पूर्व एनओसी लेना पड़ता है सरकार से, वो नहीं लिया गया। राज्यपाल का अनुमोदन नहीं लिया गया। बावजूद विश्वविद्यालय ने अपने बड़ी कमेटी जो सीनेट है उससे नहीं पास किया। उसके बावजूद आपने राजस्व का बंटवारा कर लिया और पूरा का पूरा काम जो है स्कूल गुरु को सौंप दिया है। इसके खिलाफ आज हम इस असंवैधानिक समझौता को रद्द करने की मांग के साथ वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जिन पर उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है कि वो प्रशासन में रहने लायक आदमी नहीं है, उनको डायरेक्टर बनाया गया है, उनके निलंबन की हम मांग करते हैं। साथ ही साथ समझौता को रद्द करो और डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन को स्वतंत्र करो। अभी खबर मिली है कि कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी शुरुआत हो गई है लेकिन राज्यपाल के पास अनुमोदित होने के लिए वो फाइल नहीं गया और यूजीसी के पास डायरेक्ट भेज दिया गया। ये एक क्राइम है। ये छात्रों के साथ छात्रों को गुमराह करने का तरीका है, छात्रों के भविष्य को खराब करने का तरीका है और इसके खिलाफ हम आज सिंडिकेट से सवाल पूछने आए हैं। यदि हमारी बात आज नहीं होती है तो निश्चित रूप से परसों राज्यपाल आ रहे हैं, हम राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन करके इस मांग को मजबूती से रखेंगे। इसको लेकर आज हम लोग सिंडिकेट गिराव। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति आवास पर सोमवार को सिंडिकेट की बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में प्रति कुलपति, कुल सचिव, विधायक संजय सरावगी सहित सिंडिकेट के सदस्य मौजूद थे, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके संदर्भ में सर हमने एजेंडा का मांग किया था, एजेंडा में नहीं आया सर। हमको लगता है कि इसमें वित्तीय अनियमितता हुई है, इसलिए सर मेरा इसमें आपत्ति जो है सर प्रोसीडिंग में मेरा इसमें दर्ज करा। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद के द्वारा आयोजित प्लास्टिक मुक्त जागरूक सप्ताह का आयोजन किया गया। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के प्रथम दिन स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और रैली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। अधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद के द्वारा पॉलीथीन मुक्त जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जो दरभंगा नगर निगम से निकली है। यह रैली 7 दिनों का कार्यक्रम है। प्रथम दिवस यह रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें डीडीसी दरभंगा, नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम, मेयर दरभंगा, इनके द्वारा इसका हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है। यह रैली दरभंगा नगर निगम से होते हुए, मिर्जापुर होते हुए, इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए, दोनार के रास्ते लहरिया साइड टावर पर जाकर समाप्त होगी। इससे
पहले भी कई तरह की योजनाएं आ चुकी प्लास्टिक बंद करने के लिए, लेकिन कहीं कोई इसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा। कहाँ खामियां हैं? देखिए, यहाँ कोर्ट में ये मामला लंबित था। कोर्ट से 21 तारीख को आदेश आ गया है कि इसको बैन किया जाना चाहिए। बिहार सरकार की गाइडलाइन अभी नहीं आई है, इसलिए अधिकारी थोड़े से सुस्त पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी संस्था इस पर लगातार लगी हुई है। 7 दिन के कार्यक्रम में हम आज के बाद रोज लगातार 6 दिनों तक जागरूकता सभा कर रहे हैं, ताकि यह बैन हो और लोग स्वतः ही उपयोग करना बंद कर दें। क्या दरभंगा पहुंचे 30 IAS ऑफिसर को 5 विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे। यह प्रशिक्षण 4 दिनों का होगा, जिसमें उन्हें कई बातें बताई जाएगी। अरे हम आ रहे हैं, नहीं मैं आगे आ रही हूँ। और बेसिकली हमारा पर्पस है कि गांव की जो लाइफस्टाइल होती है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको समझना है और उनसे कुछ सीखना है। मिथिला की धरती पर आप किस तरह का स्वागत हुआ है? स्वागत बहुत ही अच्छा किया है। बहुत देर हो गई थी हमें ट्रेन में, बट फाइनली हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, स्वागत बहुत ही वाह था। मैडम, कितने दिन तक ये प्रशिक्षण चलेगा? ये हमारा है 4 दिन का। 4 दिन तक हम गाँव में रहेंगे। क्या नाम है? श्रेया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में दिव्यांग दृष्टि बाधित क्रिकेट टूर्नामेंट में रांची की टीम ने बिहार को 9 विकेट से पराजित कर दिया। इस मैच का उद्घाटन डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो ने संबोधन कर खेल के माध्यम से खुद में आत्मविश्वास को बढ़ाने और अनुशासन के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करने पर जोर दिया। ये क्रिकेट मैच हो रहा है बिहार एंड झारखंड के बीच, इसका मेन उद्देश्य यही है कि बिहार में ब्लाइंड क्रिकेट को आगे लेके आना है। और बिहार में बहुत लोग नहीं जानते कि ब्लाइंड क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बेसिकली अगर हम दरभंगा की बात करें तो मेरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का मेन फोकस ये है कि यहाँ उत्तरी बिहार का एकमात्र स्कूल ब्लाइंड स्कूल है। और बहुत लोग ऐसे हैं, स्थानीय लोग भी हैं, जिनको यहाँ पे आने का मौका तो मिला है, लेकिन वो अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ नहीं जानते, तो उनको भी सब कुछ बताना। और ये प्रीवियस ईयर 17 दिसंबर 2017 को हमने एक कोशिश की थी, और मुजफ्फरपुर में विकलांग शुभम संस्थान है, वहाँ के बच्चों के साथ हमने अपने स्कूल के बच्चों को खिलवाया था, और ये बहुत ग्लोरियस मैच हुआ था। वो उसके बाद से ही लोगों की भी डिमांड थी और हमारी भी ये कोशिश थी। सदर प्रखंड के सरकारी विद्यालय में कार्यरत MDM रसोइया की बैठक एवं सदस्यता अभियान रविवार को सर्वे ऑफिस कैंपस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महामजदूर रसोइया एकता संघ के जिला अध्यक्ष राजीव रंजन गुप्ता ने की। तो हम एक हैं, एक है, तो हम एक हैं, एक है, मांगे जायज है। खोलिए कान, नहीं तो सब रसोईया कर देंगे नींद हराम। 1250 से कम नहीं, 1800 से कम नहीं, नहीं तो जितना बहनों हम है 2 लाख वोट काट लेंगे, कर देंगे नींद हराम। 1200 रुपया में लोग को पेट नहीं भरता है, और बच्चा को कहाँ से पोषाहार जोड़ेगा? स्कूल में कैसे किताब कॉपी देंगे हम लोग? और हम लोग को ऐसे पेट नहीं भरता है सर। आगे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, पटना तक पहुँचेंगे। जो है सर्वे ऑफिस में हम लोग मीटिंग रखे हैं, जिसमें तमाम हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितने भी हमारा नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उस सब से हम लोग अपने आपस में एक मीटिंग रखे हैं, जिसके लिए कि आने वाले चुनाव है। बैठक सर्वे ऑफिस कैंपस में चल रही है। इस बैठक के माध्यम से दरभंगा जिला में लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन की विस्तारीकरण, संगठन की मजबूती और
जो न्यूनतम मजदूरी से भी काफ़ी कम, भारतीय संविधान द्वारा जीने के अधिकार से वंचित किए जा रहे रसोइया की समस्या को लेकर आगे की रणनीति सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और आगामी 23 नवंबर को